विकल्प बहुत मिलेंगे, रास्ते भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। जी हाँ बच्चों, मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम आज से अपने इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th न्यू बैच प्रारंभ कर रहे हैं। जो न्यू बैच में जो बच्चे इस वर्ष क्लास 9 से 10 में गए हैं उन बच्चों के लिए बैच है, और जो बच्चे क्लास 8 में थे और इस बार 9 में जाएंगे उनके लिए हमारा बैच ऑलरेडी प्रारंभ है 1 जनवरी से। इसमें से उसका क्लास 9 का एक चैप्टर संख्या पद्धति खत्म हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम लोग, इसके अगला चैप्टर पढ़ेंगे बहुपद। और क्लास 10 वाले जो बच्चे क्लास 9 से क्लास 10 में इस बार आए हैं उन बच्चों के लिए आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक, क्लास 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं। आप लोग किसी अन्य चैनल पे मत भटकिएगा। ठीक, ये हमारा चैनल आप लोग के लिए पूरा समर्पित है और ये चैनल आज से लेकर आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेगा। अगर आप हमारे साथ पढ़ लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका 95% से ज़्यादा नंबर आएंगे। बस आपको मैं जितना बताऊँ उतना करते जाइए। ठीक, और प्रतिदिन अपना नियमित समय से पढ़िए। आइए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? देखो, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो परिमेय अपरिमेय या दोनों से मिलकर बनी होती है, उन्हें क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। देखो, ये दो प्रकार के होते हैं वास्तविक संख्याएं। एक होता है परिमेय, दूसरा क्या होता है? अपरिमेय। ये दो संख्याएं, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं। दोनों को मिला देंगे तो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, परिमेय हो चाहे अपरिमेय, दोनों संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। अगर दोनों को जोड़ दे तो भी वास्तविक संख्या है, दोनों को घटा दे तो भी हमारी वास्तविक संख्या कहलाएंगी, अगर दोनों को गुणा कर दे तो भी हमारी क्या होंगी? वास्तविक संख्या है। अगर दोनों को भाग कर दे, ठीक, क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्या होंगी। मतलब चाहे जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करे हमारी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। देखो, वास्तविक संख्याएं कौन कौन होती हैं? पहला प्राकृत संख्या। ठीक, प्राकृत संख्या पहला कौन कौन होती हैं? प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्याएं कौन कौन है? बोलो। 1 2 3 अनंत तक के। ठीक, ऐसे अनंत तक चलती रहेंगी। सभी प्राकृत संख्या क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं हैं। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। मतलब अर्थात 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है। तीसरा क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? बीच में जीरो के इस साइड जब लिखेंगे इस साइड में क्या होंगे? प्लस में, और जीरो के इस साइड लिखेंगे क्या आएंगे? माइनस में। अर्थात 1 2 3 ऐसे अंत तक लिखते चले जाओ, और जीरो के साइड लिखो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये आप क्या है? पूर्ण संख्या है। मतलब चाहे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्या हमारी कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय में। अपरिमेय वे संख्याएं जो परिमेय संख्या को परिभाषा हमने नहीं बताया। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके परंतु Q नॉट इक्वल 0 हो। मतलब जो हर हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके या निरूपित की जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और जानते हो अपरिमेय संख्या
पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि जब इसकी वैल्यू निकालोगे ना, वर्गमूल घनमूल जो निकालोगे जितना मूल, वो डेसिमल में आती है। कोई शांत होता है, कोई अशांत होता है। ठीक, अशांत होता है। जैसे √2 क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय है। √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। परंतु पाई, ये क्या है? पाई है। पाई परिमेय का अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है। इसे विशेष तौर पर नोट कर लीजिए, अपरिमेय। मैं पुनः इसे लिख दे रहा हूं, अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। तो इसे आप लोग अंडरलाइन कर दे रहे हैं, पाई अपरिमेय। और पाई की वैल्यू होता है 22/7। ये परिमेय कि अपरिमेय है? ये परिमेय है, क्योंकि यहां पे देखो, जब आपसे पूछेगा पाई क्या है? अपरिमेय है। और पाई का मान 22/7, यहां पे ये पाई का मान नहीं दिया होता है, परंतु अधिकांश बच्चे 22/7 को समझते हैं कि ये हमें पाई का मान दिया है। जब पाई अपरिमेय संख्या है तो ये भी हमारा अपरिमेय होगा, परंतु यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। पाई अपरिमेय है और 22/7 ये हमारी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। अब डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब वैल्यू की बात नहीं करता है। देखो P/Q के रूप में है, Q ≠ 0 है। ठीक है, परिमेय हुआ। अब देखते हैं हम लोग अभाज्य। ठीक, ये बुक हम लोग पढ़ेंगे राजीव प्रकाशन की। ठीक है, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य और भाज्य संख्याएं, एक चीज में और नोट कर लीजिए, 5.0 परिमेय कि अपरिमेय? 0 हमारा परिमेय है। ये सभी प्रश्न आपके 1 नंबर में पूछे जाएंगे। देखो यहाँ 0 है ना, तो यहां भी लिख दे रहे हैं 0 परिमेय है। परिमेय है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब डाउट नहीं होगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर। देखो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो भाज्य नहीं है। भाज्य का तात्पर्य होता है डिवाइड करना, मतलब से काटे तो छोटा होता चला जाए, परंतु ये वे संख्याएं जो भाज्य नहीं है और इनके क्या होता है, अर्थात जिन संख्याओं का गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। मतलब ये हो जाएगा वे पूर्ण संख्याएं जो भाज्य नहीं है, वे पूर्ण संख्याएं जो भाज्य नहीं है। नहीं है, ठीक, भाज्य नहीं है, अर्थात जिन संख्याओं का गुणनखंड, अर्थात जिन संख्याओं का गुणनखंड एक और स्वयं हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो करा वे पूर्ण संख्याएं जो भाज्य नहीं है, मतलब भाज्य का तात्पर्य होता है डिवाइड होना। जैसे हमने 10 ले लें, 10 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, ठीक, डिवाइड हो गया ना, उसे बोलेंगे भाज्य। परंतु जैसे हम ले लें 7 है, 7 क्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, किसी से नहीं डिवाइड होगा, इसीलिए उसे बोलेंगे अभाज्य। ठीक, वही बात करा वे पूर्ण संख्याएं जो भाज्य नहीं है, अर्थात जिन संख्याओं का गुणनखंड
एक और स्वयं मतलब एक से डिवाइड हो, यानी तो एक से भाग देने सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। स्वयं का मतलब जो खुद से संख्या हो, ठीक, वे आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इतना आपको किताब में दिया है, एक चीज और नोट कीजिए, ठीक है। भाज्य संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या 2 होती है। आभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 होती है। 2 का मतलब 2 नहीं, जैसे हम 7 को भाग दें, 1 से डिवाइड होगी और 7 से होगी, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 2। अगर हम ले ले 11 1 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी, कितना गुणनखंडों की संख्या? 2 हो। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो आभाज्य संख्या हमारी कौन कौन है? आभाज्य संख्या है, कहां से प्रारंभ हुई? 2 हमारी क्या है? प्राइम फैक्टर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। 2 3 5 7, 7 के बाद 11, ऐसे आप लिखते चले जाओगे, डॉट डॉट डॉट, ETC मतलब इत्यादि। समझ में आया? ये हमारी क्या हुई? आभाज्य संख्याएं हुई। 2 3 5 7 11 आभाज्य संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? 2 से, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग, इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर उसी बात चलते हैं इसे इरेज करके आगे। देखो हमने भी क्या लिखा? भाज्य बताया था, ठीक, वही भाज्य। तो हमारी ये भाज्य संख्या क्या? 2 3 5 7 11, इसे आगे लिखते चले जाओगे, बहुत सी भाज्य संख्याएं मिलेंगी, मतलब अनंत तक के। और इसमें देखो आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, पहली भाज्य संख्या 2, पहली समभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2, ठीक, समझ में आया? पहली भाज्य संख्या तो लिखो पहली अभाज्य, ठीक, अभाज्य पढ़ रहे हैं, भाज्य बता रहे हैं। पहली अभाज्य संख्या 2, पहली अभाज्य संख्या 2। अगर आपसे पूछे निम्न अभाज्य संख्या, निम्न आभाज्य संख्या बताओ, निम्न मतलब सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगी? 2 ही होगी, ठीक, पहली भी है और निम्न भी है, सिर्फ भाषा में अंतर है वैसे। तीसरा, अगर आपसे पूछे पहली सम आभाज्य संख्या, पहली सम अभाज्य संख्या, पहली सम अभाज्य संख्या, देखो सम हो और अभाज्य हो, 2 हमारी क्या है? पहली सम, पहली भी है और सम अभाज्य भी है, 2। इसमें चौथा पॉइंट पूछेगा, पहली विषम अभाज्य संख्या, पहली विषम अभाज्य संख्या बताओ, पहली विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। देखो पहली भी है, मतलब विषम में आपको पूछ रहा है, विषम क्या है? 3 विषम है और क्या है? पहली भी है, तो इसीलिए हमारा आंसर 3, ठीक, ये हमारी क्या है? विषम है। तो ये अभाज्य संख्याएं हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, देखो अब भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं उन पूर्ण संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त, ठीक, एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, ठीक। पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? उन भाज्य संख्या उन पूर्ण संख्याओं को कहते हैं,
उन पूर्ण संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। उन पूर्ण संख्याओं को उन पूर्ण संख्याओं को उन पूर्ण संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं जिनके स्वयं और जिसके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं और भी गुणनखंड होते हैं। ठीक है, मतलब वे संख्याएं जो मतलब गुणनखंडों की संख्या एक से भी कटे, स्वयं से कटे और उसके अलावा और भी संख्याओं से वो डिवाइड हो, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर। जैसे हम आपको एग्जांपल तौर पर ले लें, हम ले रहे हैं 4, ये संख्या 4 है। अगर देखोगे 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी कटेगा, 2 से भाग दो, 2 दूना 4 कट जाएगा, और स्वयं से भी होगा, 3 आया। ठीक, इसमें नहीं दिखाया था ना, अभी दिखा देंगे। चलो हम जैसे ले ले कोई 10, ये हमारा क्या है? 10। ये किससे भाग दो? 1 से डिवाइड होगा, 1 से भाग दो, कट जाएगा। 2 से भाग दो, 2 से भी कटेगा। 5 से भाग दो, 5 से कटेगा, और 10 से भी एक संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब देखो, मतलब 1 से भी कटा, 2 से भी, 4 से भी डिवाइड हुआ। इसमें तो 10, 1 2 5, मतलब भाज्य संख्याएं वे संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है। जैसे हम एक नंबर और ले लें, मान लीजिए हम ले लें 15। देखो 1 से भाग दो, 1 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। ठीक, 3 5 15, 5 से काटो, 5 से कट जाएगा, और 15 स्वयं से कट जाएगा। ठीक, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए हमारी भाज्य संख्या, इनके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 3 या 3 से अधिक है। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या 3 या 3 से अधिक होगा। अर्थात कोई भी संख्या हो, उसे हम देखेंगे वो 3 से या 3 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाते, तो हमारा क्या होगा? भाज्य नंबर होगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे पहली भाज्य संख्या, तो लिखो भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं कौन कौन है? 4 6 4 6 7, 7 नहीं होगा, 8 9 10 12 इत्यादि। ठीक, और भी संख्याएं होंगी। ये हमारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम आपसे पूछे पहला पॉइंट, पहली भाज्य संख्या 4। देखो 4 है ना, पहली भाज्य संख्या क्या है हमारी? 4। दूसरा पॉइंट, निम्न भाज्य संख्या, निम्न भाज्य संख्या, निम्न मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? देखो 4 ही है, 4। ये सभी प्रश्न आपके 1 नंबर में पूछे जाएंगे। तीसरा, अगर आपसे पूछे पहली सम भाज्य संख्या क्या होगी? देखो 4, 4 क्या है? सम भी है और पहली है, पहली भी है। पहली सम भाज्य संख्या क्या है? 4। ठीक,
अब चौथा पॉइंट आपसे पूछे, पहली विषम भाज्य संख्या है, ठीक है, पहली विषम भाज्य संख्या, बताओ। मतलब इसमें पहली संख्या वो संख्या है जो विषम है, बताओ। 4, 6, 8 ये क्या है, सम है, पर 9 क्या है, 9 विषम है, मतलब पहली विषम भाज्य संख्या क्या है, 9, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब एक नोट लिखो, नोट में क्या लिखोगे। अब देखो, आपने देखा इसमें भी आभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ हो रही है, भाज्य संख्या 4 से। हम आपसे पूछे एक कैसी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है, ठीक। तो आपका आंसर आना चाहिए एक, ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक का फैक्टर सिर्फ एक होता है। हमारा अभाज्य क्या कहता है, इसके अधिक से अधिक गुणनखंडों की संख्या 2 होनी चाहिए, मतलब 2 होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या कहता है, इसमें गुणनखंडों की संख्या 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए, परंतु एक हमारी, इसीलिए उसके गुणनखंडों की संख्या क्या है, एक, स्वयं से डिवाइड होगी तो एक आएगा। मतलब एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है, ना ही भाज्य संख्या है। और दूसरा पॉइंट है, ठीक, ये पहला पॉइंट था। दो हमारी, ठीक, क्या है, संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या है। इसमें लिखा चुके हैं क्या, ये लिखा चुके हैं, ठीक है। 2 लिख लो, संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक, और तथा केवल 2 सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, मतलब ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सिर्फ 2 ही, केवल मतलब सिर्फ ओनली 2 ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है। इसी के बाद आप पूरे सीरीज में देखोगे, ठीक, आगे लिखते चले जाओगे, कहीं कोई सम संख्या आपको नहीं प्राप्त होगी, ठीक, यही बातें आपसे कह रहा है। और ये तो हो गया पूरा, ठीक, नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके आगे, पहले आप लोग ना नोट कीजिए। अब देखिए क्या है, गुणनखंड वृक्ष, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर ट्री। इसमें क्या होता है, गुणनखंड को इस तरह से लिखा जाए जैसे वृक्षों में शाखाएं निकली होती हैं, परंतु इसमें आपको सिर्फ 2 ही शाखा बनानी है, ज्यादा शाखाएं नहीं बनाना है, ठीक। उसे क्या कहेंगे, गुणनखंड वृक्ष विधि से गुणनखंड करेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, गुणनखंडों की वह श्रृंखला, गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, फैक्टर ट्री कहेंगे। फैक्टर ट्री, जैसे हम आपको एग्जांपल ले रहे हैं, आपको ये चीजें लिखने को नहीं आएंगे, परेशान मत होइएगा। जैसे हम कोई संख्या ले लें, मान लीजिए 100,
44। ये आपको कोई संख्या दिया है, हम बोले आपको इसको फैक्टर करना है, मतलब गुणनखंड करना है। किस? ये गुणनखंड वृक्ष विधि से आपको करना है। क्या करोगे? कितना है? 144। इसे ऐसे पहले एक डिब्बा में बंद करो। उसी के बाद यहां से 2 शाखा निकालो, एक ब्रैकेट यहां पे बनाओ, एक ब्रैकेट यहां पे बनाओ। अब देखो, पहली आभास संख्या क्या है? 2 से। हम 2 से ट्राई करेंगे। 2 से कटेगा? हाँ कटेगा 2 से। 2 यहां लिखेंगे। अब 2 से इसमें भाग दो, 2 7 14, 2 दूना 4, ये आया। अब देखो ये छोटा नहीं होगा, आभास संख्या इस तरफ लिखी जाएंगी। फिर पुनः इसको 2 भागों में बनाओ, ऐसे ब्रैकेट बनाओ, ए ब्रैकेट हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें ये कितने कटेगा? 2 से कटेगा, 2 यहां पे लिखिए, 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 2 6 12। अब देखो 2 नहीं डिवाइड होगा ना, ये देखो। पुनः इसे बनाओ, इसे ब्रैकेट बनाओ, 2 डिब्बा बनाए। अब देखो 36 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 8 16, ये आया। पुनः इसे 2 ब्रैकेट बनाओ, देखो ऐसे जाएगा। 2 से भाग दो, 2 कितना आएगा? 2 9 18। इसको भी तो अब 2 भागों में तोड़ो। इसे तब तक तोड़ना है जब तक सभी आभास संख्या हमारी आ न जाए। ये किससे कटेगा? 3 से। 3 से भाग दो, 3 त्रिका 9। बस अब रुक जाओ, क्यों? देखो इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। 3 हमारा क्या है? आभास संख्या, मतलब प्राइम नंबर है। इसे बोलेंगे फैक्टर ट्री, ठीक है। ये आपका फैक्टर ट्री। इसी प्रकार से आपको सवाल हल करना होगा। मैं कोई एग्जांपल और ले रहा हूं। हाँ, ये फैक्टर ट्री हुआ। तो आप देखिएगा, मैं एक सवाल आपके एग्जांपल किताब से ले रहा हूं। एग्जांपल आपको दिया है, यक्स 3 ब्रैकेट में बंद है 195। उसी के बाद देखो ऐसे ले चाहे ऐसे ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आप एक तरफ आभास संख्या लिखना है, एक तरफ जो डिवाइड हो। 3y, पुनः y को इसे 2 भागों में तोड़ा, 5 13, ये तोड़ दिया। देखो हमने इसमें क्या बताया? इसे अगर हम इससे और इसे गुणा करें तो हमारा यही नंबर आएगा, आगे नहीं आएगा। देखो 2 दूना 4, 2 7 14, 144 आ गया। अगर मैं ये नंबर और नंबर मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा ए नंबर आना चाहिए। इसे और इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा ए नंबर आना चाहिए। इसे मल्टीप्लाई करें, 2 9 18, ए आएगा, 3 त्रिका 9, ए आएगा। ठीक, आपको ऐसे देगा या आपको ऐसे ट्री बना के देगा। इसमें आपको वेरिएबल रख देगा, एक्स वाई जेड कुछ भी रख देगा, बोलेगा एक्स वाई जेड का मान याद करो। जैसे इसमें दिया है आपको एक्स 3 195, ठीक 195। इसे फिर 2 भागों में तोड़ा, 3 और y के रूप में, ठीक है। इसे फिर 2 भागों में तोड़ा, 5 और 13 के रूप में। आपसे x और y का मान पूछ रहा है। अब देखो जब ऐसा सवाल मिले ना, आपको पीछे से चलना, इस साइड से। अगर हम 13 और 5 को गुणा कर दें हमारा क्या आएगा? y आएगा। तो लिखो 13 गुणित 5, 13 25 65, मतलब इस y के स्थान क्या है? 65 है, ठीक। ये 65 हो गया। अब क्या चाहिए हमें? x चाहिए, या इससे और इससे गुणा कर दे तो हमारा a वाला वैल्यू आ जाना चाहिए। 3 × 195 गुणा करो, 3 25 15, 3 9 27 28, 3 1 3 2 5, 585, 3 25 15, 3 9 27 28, 3 1 3 5। एक्स की वैल्यू इतना आया, ठीक। ये वाई का मान आया, ए एक्स का मान, ये हमारा आंसर हुआ। आंसर कैसे लिखोगे? अतः एक्स बराबर 585, वाई बराबर 65, यही हमारा आंसर। ऐसे ब्रैकेट में आप बंद कर देंगे, हमारा आंसर हुआ। इसे बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड।
ठीक, नोट कीजिए। अब देखो हमारा अगला नियम है अभाज्य गुणनखंड विधि। मतलब कोई संख्या जिसे हम ले लें, ठीक, फॉर एग्जांपल हम ले ले 360, ये संख्या में दिया, हमें इसका क्या है ना अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे अभाज्य करना है। हम लोग कैसे करते हैं, क्लास 8 में 360 ऐसे बनाते थे, इसे 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 2 8 16, 0, 2 9 18, ठीक, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एक कम 5, ये हुआ। लिखेंगे 360 बराबर 1 2 3, 2 कितनी बार आया है 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 कितनी बार आया 2 बार, 2 टाइम 5। तो इसको मैं ऐसे भी लिखूंगा, इसे क्या लिखेंगे 2 3 बार, 3 कितनी बार आया है 2 बार और 5। ये हमारा क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड हुआ। जैसे हम कोई और एग्जांपल ले रहे हैं, कोई और एग्जांपल 16 3 80, ठीक, 16 3 80, ये बड़ा नंबर है, इसे हम लोग अभाज्य करेंगे। चलिए 2 से भाग दीजिए, 2 8 16, 2 3 2 एक कम 2, 2 9 18, 0 आएगा। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 0, 2 9 18, 2 पंचे 10, पुनः 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पंचे, वो 2 से नहीं कटेगा, हम 2 से काट रहे तो सॉरी माफ करना, 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 से ट्राई करते हैं, हाँ 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 पचे 15, पुनः 3 से देखो ट्राई करो, 3 चौके 12, ठीक, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ये 3 से कटेगा, 3 नहीं 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट दीजिए, 15 45, 5 एक कम 5, 3 से कटता तो, चलिए 3 से काटिए, 3 देखो ये कितना है 91, इस 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, 13 से 91, 13 से कट गया। देखो ये सभी हमारे क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब इसमें और संख्या से डिवाइड ना हो। अब क्या लिखेंगे 16 3 80 इक्वल 2 2 बार आया है, 2 इंटू 2, 3 2 बार आया है, 5 एक बार, 7 एक बार 13, ये कितना होगा 2 2 बार आया ना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 7 13, यही हमारा क्या हुआ अभाज्य फैक्टर हुआ, ठीक है, अभाज्य फैक्टर। अब देखो अभाज्य फैक्टर में एक चीज पूछेगा और आपसे, लासा और मासा, मासा और लासा। अब मासा क्या होता है, मासा मतलब मातम समापवर्तक, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ये चीज आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आइए इसे हम एग्जांपल से बताते हैं आपको। जैसे हम 2 संख्या ले लें, 4 6, छोटी संख्या ले रहे हैं, ठीक, 4 और 6 2 संख्या है, इसे हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 4 का गुणनखंड क्या होगा 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 2, 6 है, 6 करके 2 इंटू 3, एक फैक्टर हुआ गया इतना। अगर मैं पूछूं ये 2 संख्याओं का मासा को बोलते हैं अंग्रेजी में HCF, HCF क्या 4 6, मतलब इन 2 नंबरों का हमें HCF ज्ञात करना है। HCF देखो HCF वो चीज होता है, HCF जो संख्या जो दिया है 2 दिया हो 3 दिया हो, सभी का हम अभाज्य फैक्टर करेंगे। अभाज्य फैक्टर के बाद उसमें देखेंगे
जो दोनों, इसमें देखो दोनों मिल रहा है ना, दो मिल रहा है, तो इस 2 को ले लेंगे। ये 2 यहां पर है, क्या इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा, उसे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब देखो ऊपर खत्म हो गया, नीचे क्या है? 3, क्या इसमें मिल रहा है? 3 नहीं मिल रहा, जो नहीं मिलेगा उसे छोड़ देंगे। मतलब ये जो मिनिमम पावर होगा, देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, इसका मिनिमम पावर क्या है? 2 है, इसे हम ले लेंगे। समझ में आया? एलसीएम, एलसीएम क्या कहेंगे? लासा। कितने का? 4 6, ये 2 संख्याओं का हमें क्या निकालना है? लासा। ठीक, लासा। लासा में क्या होता है? जो फैक्टर दिया होगा उसमें जो मैक्सिमम पावर होगा, जैसे 2 है, इसमें मिल रहा है 2, इसमें भी, दोनों में 2 है ना, जो 2 है इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, इसे ले लेंगे। और 3 इसमें भी नहीं है, उसे भी ले लेंगे। अर्थात लासा में होगा जो मैच करेगा और उसकी मैक्सिमम पावर होगी उसे हम पूरा लिख लेंगे, और जो नहीं मैच करेगा, 2 या 3 या संख्या जो भी हो नहीं मिलेगा, उसे भी हम लिख लेंगे। ए 2 दूना 4 तिहाई 12, ये हमारा एलसीएम हुआ, ये हमारा एचसीएफ हुआ। मैं कोई आपको एग्जांपल ले रहा हूं, चलिए कोई एग्जांपल और, एग्जांपल नेक्स्ट है क्या है? 6 72 120, 6 72 120। इस बार 3 संख्याएं अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है। आइए हल करते हैं। 6 का फैक्टर करोगे, ठीक, क्या होगा? 2 इंटू 3, 72 का फैक्टर करोगे, 72 क्या क्या हो जाए फैक्टर? 2 इंटू 2 2, 3 इंटू 3, यही होगा। 2 दूना 4 दूना 8, 2 8 3 24, 24 3 72, 3 3 का 9, 9 72। अब देखो 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार। 120, 120 का फैक्टर क्या हो जाएगा? इसे तोड़ो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 3 इंटू 2 इंटू 5, यही होगा। मतलब 12 गुणित हमने 10 किया, ठीक, 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 10 का 2 इंटू 5, ये हुआ। अब देखो 2 कितनी बार आया? 1 2 3, 2 3 बार आया, 3 1 बार आया, 5 1 बार आया, ये 3 संख्याएं हमारी मिल गई। अगर हम आपसे पूछे किसका एचसीएफ, किसका? 6 72 120, इसका एचसीएफ क्या होगा? मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब 1 2 3, ये 3 संख्या दी है, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है? देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, पर देखो इसकी मिनिमम पावर क्या है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, जो मिनिमम पावर होगी उसे हम ले लेंगे। 2 की पावर 1 है, इसे ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, देखो तीनों में मतलब 3 मिल रहा, मैच कर रहा है। जब 3 है, देखो 3 की मिनिमम पावर क्या है? इस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, मिनिमम पावर क्या है? 3 की पावर 1, उसे हम ले लेंगे। उसी बात इसमें देखो खत्म, कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, इसमें 5 है, क्या 5 इसमें नहीं मैच कर रहा, उसे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। 2 तिहाई 6, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब देखो एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसमें ये होता है जो ये 3 संख्या दिया ना, 6 72 120, इसका फैक्टर करने पे जो तीनों में मैच करे, और देखेंगे जो मैच करे मैक्सिमम पावर क्या है। देखो यहाँ पे क्या था? मिनिमम पावर लिए थे, एचसीएफ में मिनिमम पावर, एचसीएफ में खेलेंगे मैक्सिमम पावर। 2 की पावर मैक्सिमम क्या है? 3 है, देखो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 1 है, मतलब क्या है? 3, तो इसे लेंगे 2 की पावर 3। अब संख्या क्या हमारी? 3 है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 3 की पावर 2, तो उसे हम ले लेंगे 3 की पावर 2। और देखो इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं, इसमें 5 है, इसमें है ना, इसे हम ले लेंगे। ये हमारा क्या होगा? एचसीएफ। इसे गुणा करो, 8 9 5, 5 8 40, 9 चौक 36, मतलब 360।
ये आपका आंसर। बस आज इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।